चलो देखो, अच्छा ये हुई थी बात हम लोग की कि भाई सर सॉलिड एंगल थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल परेशान मत हो। हम ये पिछले बार वीडियो के कमेंट में हम बता दिए थे वैसे तो, लेकिन हम फिर से बता दे रहे हैं ना कि सॉलिड एंगल पे या तो हम एक वीडियो बना रहे हैं अभी तो उसमें ना 3D में तुमको पूरा विजुलाइज हो जाएगा अच्छे से। तो या तो अगर जल्दी से वो बन गया तो हम वो दे देंगे, सेंड कर देंगे यूट्यूब पे, या तो फिर क्या करेंगे ना किसी और का, कोई और जो अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा सॉलिड एंगल को पूरा 3D में अच्छे से, तो हम वो वीडियो का लिंक सेंड कर देंगे ना, तो सब लोग वो देख के सॉलिड एंगल को बहुत अच्छे से समझ लेना। अब देखो हम लोग सॉलिड एंगल से गॉसेस लॉ पे पिछले लेक्चर में आ चुके थे। देखो एक्चुअली में क्या है ना कि देखो गॉसेस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम तुमसे बोले कि भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, एनसीईआरटी में अभी तक हम लोग का चैप्टर 1 ही चल रहा है, तो चैप्टर 1 में ना गॉसेस लॉ ही एक ऐसा टॉपिक है जिससे अमूमन हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब हर एक साल में वो गॉसेस लॉ का या तो डेफिनेशन पूछ रहे हैं, या तो फ्लक्स का डायमेंशन पूछ ले रहे हैं, या तो गॉसेस लॉ के थ्रू कई सारे प्रूफ्स होते हैं उनको पूछ ले रहे हैं। तो गॉस लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। तो पिछले टर्न पे जाते जाते हम लोग एक प्रूफ किए थे, क्या हम लोग गॉसेस लॉ को प्रूफ किए थे कुलॉम्स लॉ के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पिछले टर्न पे जो हम लिए थे वो एक हम रेगुलर सरफेस लिए थे। रेगुलर सरफेस मतलब ऐसे रैंडम सरफेस टाइप का, लेकिन अब हम लोग ना एक सिमेट्रिक बॉडी ले रहे हैं, स्फीयर। एनसीईआरटी में ना इसी बेस पर प्रूफ किया गया है। तो हेडिंग एक बार फिर से लिखते हैं, एनसीईआरटी यहाँ लिख लेना ताकि ये क्लियर हो कि हम लोग जो ये प्रूफ कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ध्यान देना, लिखो हेडिंग प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। भाई गॉस लॉ देखते ही सम्मान दो, जितना सम्मान तुम अभी दोगे उतना ही सम्मान ये तुमको एग्जाम में दिलवाएगा, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ बाई कुलॉम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बाई कुलॉम्स लॉ। जितने भी गॉस लॉ में हम चाहे जितने भी प्रूफ कराए ना, उसको भयानक तरीके से तुमको करना है, 5-6 बार खुद करना है, और फिर वीडियो 2-3-4 बार देखो, खुद कई बार प्रूफ करो और एकदम भयंकर रट लो उसको, ठीक है। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे एकदम सिमेट्रिक बॉडी ले रहे हैं, हम ये बात लिख भी दे रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, स्फीयर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। लिखो इस बात को, इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, लिखो इस बात को जल्दी, इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर and a point charge small q, a point charge small q is placed at the center of the sphere, is placed at the center of the sphere, is placed at the center of the sphere, then find flux through it। ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में यूजिंग कुलॉम्स लॉ। अच्छा ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि सर कहाँ कुलॉम लॉ यूज कर रहे हैं, कुलॉम लॉ के लिए नहीं, ये कंफ्यूज मत हो सर कि कुलॉम्स लॉ का तो ये फॉर्मूला होता है K/Q1Q2/R²। अरे तो भाई इसी को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R² भी तो पाते हैं ना। तो अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अल्टीमेटली कुलॉम्स लॉ तो यूज कर रहे हैं ना। तो ये कुलॉम्स लॉ का हम लोग ये इस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, देखिए कहाँ तक दिख रहा है, इधर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से भाई, अब हम लोग आते हैं फ्लक्स पर। फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं भाई। फ्लक्स का क्या बेसिक फॉर्मूला था, अगर हम d∅ लिखें तो d∅ इक्वल्स टू था इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, सही है क्या। अगर हम लोग को इस टोटल सरफेस से फ्लक्स निकालना है तो हम लोग इंटीग्रेशन चालू करेंगे। बोले हाँ सर शुरू करते हैं। देखो ध्यान से भाई, क्या किया जाए, तो बोले एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं इस पर, इस स्फीयर पर। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये जो एरिया लिया है इसका छोटा सा जो एरिया वेक्टर होगा वो तो परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम आ गया कि नहीं, इनका मतलब इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पुट कर दें, देखो सुनो ध्यान से भाई, हम किसी भी इस स्फीयर के किसी भी पार्ट पर जाएं, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है कि नहीं, बोले हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर भगा देते हैं, क्या आएगा ds, और एंगल कितना cos 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन, चाहे वो हम कहीं पर भी हों। जैसे अगर हम यहाँ पे भी होते और यहाँ पे अगर हम एरिया लेते हैं तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एकदम इसी तरफ एरिया वेक्टर भी आ जाता है कि नहीं, चाहे वो हम किधर भी ले। जैसे इधर लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, अगर हम छोटा सा एरिया वेक्टर इधर लेते हैं
तो एरिया वेक्टर भी इधर ही आता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ रहा है। अच्छा वहां डीए लिख रहे हैं, यहाँ डीएस लिख रहे हैं, यहाँ पे डीएस कर लूँ या यहाँ पे डीए कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, सब जगह वही सेम बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीएस लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो ए डीएस हो गया भाई। अच्छा cos 0 की वैल्यू 1, और अगर हम ये ds जोड़ते जाएं तो ये स्फेयर का एरिया मिल जाएगा कि नहीं। तो स्फेयर का एरिया कितना हो जाएगा, ई एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर, और स्फेयर के किसी भी पॉइंट से जो चार्ज का डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है कि नहीं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर उड़ा देंगे, आर स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ से के की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई भी कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ये वैल्यू आ गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हम लोग को क्या मिल गया, नेट फ्लक्स मिल गया, ठीक है, नेट फ्लक्स, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमको नेट फ्लक्स दे देगा उस स्फेयर के थ्रू। बात समझ में आ रही है क्या। तो हम लोग को मिल गया नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग ये प्रूफ कर लिए किसके थ्रू, कूलॉम्स लॉ के थ्रू, क्या, गॉसेस लॉ, ठीक है। जो कन्वीनियंट हो, बिल्कुल क्लियर बात है भाई कि सर ये वाला तो ज्यादा आसान लग रहा है, जो पिछले टर्म पे लास्ट क्लास में करा गया था तो थोड़ा टफ लग रहा था, तो कोई बात नहीं, इसको भी रट सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है ये हम लोग के एनसीईआरटी में दिया गया, इसका मतलब कि यही है जो स्टैंडर्ड सीबीएसई भी फॉलो करेगा। तो अगर कभी प्रूफ करने के लिए आ गया एग्जाम में, जो कि बहुत बार आता भी है, तो ख्याल रखना, अगर बोला जाए कि कूलॉम्स लॉ के थ्रू हम लोग को गॉस लॉ प्रूफ करना, तो हम लोग इसको यूज आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे स्टार लगा लो, अनंत तक भगा लो, जो अच्छा लगे वो रट लेंगे, चाहे पिछले वाला चाहे ये वाला। वहां जो पिछले क्लास में किए थे ना, उसको लिख लेना थ्रू रैंडम सरफेस, या फिर लिख सकते हो यूजिंग रैंडम सरफेस। यहाँ पे यूजिंग क्या हो गया, स्फेयर, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देते हैं थोड़ा भाई, पिछले टर्म पे हम लोग 2-3 इंपॉर्टेंट बातें सीखे थे, 2-3 क्या 2 मेनली सीखे थे इंपॉर्टेंट बातें, हम वो बातें यहाँ यूज कर रहे हैं। क्या सीखे हम लोग ये सीखे कि चाहे स्फेयर हो, अभी जो सीखे, चाहे स्फेयर हो चाहे कोई रैंडम सरफेस हो, जो पिछले क्लास में सीखे, अगर वो किसी 3D बॉडी के अंदर, क्लोज बॉडी के अंदर रखा हुआ है, तो निश्चित तौर पर फ्लक्स कितना आएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर अंदर चार्ज कितना हो, Q हो। बात समझ में आ रही है क्या, देखना, मतलब कि चाहे स्फेयर हो, चार्ज सेंटर पर रखा हो, चाहे सिलेंडर हो, चार्ज सेंटर पर रखा हो, Q, चाहे क्यूब हो, ऐसे क्यूब, और जो चार्ज है वो अगेन सेंटर पे रखा हुआ ऐसे Q, ठीक है, सेंटर वाले केस। अगर एक और केस क्या हो सकता है कि भाई स्फेयर ही हो, स्फेयर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, Q चार्ज सेंटर पे ना रखा हो, मान लो सिलेंडर ही हो, लेकिन जो Q चार्ज है वो सेंटर पे न रख के कहीं और रखा हो। मान लेते हैं कि क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी है, लेकिन जो चार्ज है वो सेंटर पे नहीं रखा है। इन सब केस में चाहे कुछ भी हो, सेंटर पे हो चाहे सेंटर के अलावा कहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो नेट फ्लक्स आएगा ना, नेट फ्लक्स वो कितना आएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले क्लास और इस क्लास हम लोग मिला के ये बात सीख लिए, ठीक है। अच्छा अब ना हम लोग फिर उल्टा भी सीखेंगे। जब हम लोग गॉस लॉ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके होंगे, तो हम लोग ना कूलॉम्स लॉ को गॉस लॉ से प्रूफ करेंगे। जैसे एक बात समझो, जब हम लोग किसी चीज को लॉ बोलते हैं, तो लॉ क्या होते हैं, लॉ इंपेरिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो पहले सोचा जाता है, कई बार एक्सपेरिमेंट्स में देखा जाता है, उनका प्रूफ नहीं होता है। लॉज भगवान होते हैं भाई। लॉ मतलब अरे अच्छा कूलॉम्स लॉ, भगवान भगवान भगवान, कोई प्रूफ नहीं। लॉ जब भी अगर भगवान से प्रूफ नहीं मांगेंगे, तो ये उस टाइप की चीज है। लेकिन कभी कभी किसी लॉज का ना प्रूफ आ जाता है, तो वो ऐसा नहीं कि लॉ हम लोग ये बात बोल रहे हैं कि लॉज का प्रूफ नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे लॉज है जिनका बाद में क्या मिल गया, प्रूफ मिल गया। जैसे कूलॉम्स लॉ का प्रूफ गॉस लॉ से मिल सकता है, सिमिलरली गॉस लॉ का प्रूफ कूलॉम्स लॉ से मिल सकता है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग एक पोर्शन देखें कूलॉम लॉ से गॉस लॉ, वैसे फिर उल्टा भी सीखेंगे, गॉस लॉ से क्या आ जाए, कूलॉम्स लॉ आ जाए, ठीक है। तो चलो ठीक है भाई, चलो नोट कर लो अच्छे से। और अब हेडिंग लिखेंगे गॉसेस लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। गॉसेस लॉ हेडिंग लिख लो, और हेडिंग के पास लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कई बार गॉस लॉ का ना बस डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर रहेगा बहुत बेसिक, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। पिछले 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत टफ भी थे, बहुत नहीं बोलना ठीक है, टफ थे, लेकिन जो आज की क्लास है वो है बहुत फंडामेंटल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो ध्यान देते हैं। देखो सुनो, लिखा गया है, लिखना। गॉस लॉ हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं, गॉसेस लॉ। नेट फ्लक्स through any closed 3D body, will be 1 by epsilon naught times inside charge. बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सुनो ध्यान से। जैसे हम बोले कि मान लेते हैं हमारे पास कोई 3D सरफेस है, एकदम रैंडम सा बना लिए। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अगर फ्लक्स, नेट फ्लक्स की बात करेंगे तो वो 1 by एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन याद आ रहा है, ये था क्या था बताओ? परमिटिविटी। बिल्कुल, परमिटिविटी जो हम लोग कूलॉम्स लॉ में पढ़े थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, फ्री स्पेस और एयर, फ्री स्पेस और एयर। ये दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा, फ्री स्पेस और एयर, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक की तो बात हम लोग की हो गई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है क्या? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात भाई, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार देख लिया जाए। हाँ बिल्कुल सही, शाबाश। अच्छा, ये कहानी याद होनी चाहिए, नहीं याद तो हम यहाँ दोबारा बता दिए हैं, ठीक है। अब भाई, अब बात आती है कि सर क्यू इनसाइड कैसे रखेंगे, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ सिखा दे रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ये पहले फिगर बना लेना, फिर ये चीज अच्छे से नोट कर लेना, और उसको नोट करने के बाद नीचे लिखना ना, नीचे ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्या याद रखना है भाई? ऑलवेज रिमेंबर दैट क्यू इनसाइड विल बी simple algebraic sum, simple algebraic sum of inside charge with sign, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, क्या लिखे हैं? ऑलवेज रिमेंबर दैट क्यू इनसाइड, जो क्यू इनसाइड हम यहां लिख रहे हैं, will be simple algebraic sum of inside charge with sign। केवल उस 3D बॉडी के इनसाइड चार्ज का सम होगा, वो भी साइन के साथ। तो अगर हम बोले कि चलो बताओ Q इनसाइड कितना होगा, तो बोले सर Q इनसाइड जो होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, ठीक है क्या? तो ये इस तरीके की बात हो जाएगी भाई। इसको बॉक्स में क्यों बंद कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही सही है, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है। अच्छा, तो अगर हम फ्लक्स लिखें, फ्लक्स नेट, तो क्या आ जाएगा? बोले फ्लक्स नेट सर सिंपली आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 माइनस Q3 होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये इस तरह की कहानी क्लियर हो रही है? नोट करो इस बात को अच्छे से। तो ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट हो गया, एग्जाम फॉर्मूला हो गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला, और उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक है। अच्छे से नोट कर लो इसको। तो देखो इंपॉर्टेंट बात तो है भाई, ठीक है। अब यहाँ ना हम एक और चीज बता रहे हैं जो कई सारे कंपटीशन में ना खूब पूछा जाता है वो फॉर्मूला ही, लेकिन कई बार बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो वो कुछ का कुछ और लिख देते हैं। तो अब हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, देखना। अच्छा, याद करो तो एक बार भाई, फ्लक्स का हम लोग सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला पढ़ के आ रहे थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का शुरुआत से हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। देखना सुनना ध्यान से। देखो बता रहे हैं इसको, जैसे अगेन
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कई बार कंफ्यूजन होता है, तो इसको ना कंपटीशन और बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा जा चुका है और बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। अच्छा ध्यान देते हैं भाई, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई रैंडम सरफेस ऐसे, ठीक है, बोले सर ठीक है, अच्छा कुछ चार्जेस लेके आते हैं। मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है -Q3, एक चार्ज है Q4, एक चार्ज है Q5 और एक और चार्ज है Q6, ठीक है। मान लेते हैं मल्टीपल चार्जेस हम लोग ले लिए। अब दो चीजें हमारे पास, एक है हमारे पास अभी गॉस लॉ का फॉर्मूला और एक है हमारे पास वो फॉर्मूला जो हम लोग शुरू से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो अपना सबके लिए मतलब हर चार्ज के करेस्पॉन्डिंग बारी बारी हम लोग अलग अलग फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान देना भाई, हम लोग नेट फ्लक्स की बात करेंगे ना, नेट फ्लक्स। देखो तो हम बोलेंगे चलो ये बताओ कि नेट फ्लक्स के लिए, अगर नेट फ्लक्स के लिए हम बात करें, हम सबका फ्लक्स अलग अलग लिखना चाह रहे हैं, तो सिंपली क्या होगा, फ्लक्स ड्यू टू Q1, फ्लक्स ड्यू टू Q2, फ्लक्स ड्यू टू Q3, फ्लक्स ड्यू टू Q4, फ्लक्स ड्यू टू Q5 और फ्लक्स ड्यू टू Q6। क्या यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? ये इस तरीके से देख लो, सुन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा शुरू करते हैं भाई, ध्यान देना। अगर हम लोग फ्लक्स ड्यू टू Q1 देखें भाई, दो फॉर्मूले हैं, एक जो बचपन से पढ़ गए, बचपन से मतलब शुरू से पढ़ के आ रहे हैं, और एक जो जस्ट आज सीखें गॉसेस लॉ के बारे में। सुनते हैं। पहला भाई 1 वाले को समझने के लिए हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 से दिखा रहे हैं। जैसे सोचो भाई कैसे करते थे, अगर हम लोग को E डॉट ds लगाना होता था तो हम सरफेस पर कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्ट्रिप कट करते थे कि नहीं, स्ट्रिप एलिमेंट छोटा सा। हम मान लिए कि वो जो एलिमेंट है वो छोटा सा एलिमेंट है जिसका वेक्टर इधर है ds वेक्टर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इस छोटे से एरिया में, इस छोटे से सरफेस पर इस Q1 की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं? बोले सर अगर ये पॉइंट चार्ज है और कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर रखा है तो KQ/R² से तो कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मान ले रहे हैं? E1, ठीक है, डॉट ds वेक्टर मान सकते हैं ऐसे, इक्वल। ये बताओ क्या इस Q1 की वजह से इस 3D सरफेस में कुछ फ्लक्स आएगा क्या? सोच के बताओ। गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बताता है? गॉस लॉ हम लोग से बोलता है कि भाई जो फ्लक्स होता है ना किसी सरफेस के थ्रू, वो डिपेंड करता है केवल इनसाइड चार्ज पर। अगर वो चार्ज इनसाइड है तो वो उसके फ्लक्स में रोल निभाएगा, अगर वो इनसाइड चार्ज नहीं है तो उसका फ्लक्स 0 होगा। अरे भाई सोचो, जैसे मान लो कोई फ्लक्स है, कोई सरफेस बनाए हम, फ्लक्स इनसाइड चार्ज पर ही क्यों डिपेंड करा, हम वहां भी हल्का फुल्का समझा दे रहे हैं। वैसे तो इस पर आगे जाके डिटेल में बात करनी ही है, लेकिन फिर भी यहाँ देख लो एक बार। जैसे हम तुमसे बोले कि भाई हमारे पास कोई यहाँ चार्ज है क्यों, सुनना ध्यान से ना, अगर हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लें, ऐसे 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 ऐसे, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लिए, देखो ड्रॉ कर लिए सब। अच्छा ये बताओ, फ्लक्स एकदम शुरू में हम क्या सिखाए थे कि भाई फ्लक्स का चाहे जिंदगी में कोई फॉर्मूला आ जाए, एक बात एकदम रट के रखो कि फ्लक्स बेसिकली ये बताता है कि उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं, निकल रही हैं। अगर जितनी इंटर की उतनी ही बाहर निकल गई तो फ्लक्स 0 आएगा। अगर सिर्फ बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, अगर केवल इंटर कर रही हैं तो फ्लक्स नेगेटिव आएगा, ठीक है। देखो यहां कितनी लाइंस इंटर की सरफेस में, उसको ध्यान देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 लाइंस इंटर की, कितनी बाहर निकली वो देखो, 1 2 3 4 5। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर कोई आउटसाइड का चार्ज होगा और हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे, पहले इधर की लाइंस तो गई ही नहीं, इधर लाइंस तो ऐसे ही चलती रहेंगी। ऐसे थोड़ी होगा कि अरे ऐसे गई, ऐसे घूम के इसमें आ गए, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो बोले इसका मतलब सर इधर से लाइंस निकली और बाहर चली गई, लेकिन जो ये लाइंस इंटर की जितनी उतनी एग्जैक्टली लाइंस बाहर से निकल गई कि नहीं? तो बात समझो, हमेशा जो फ्लक्स होता है ना वो डिपेंड, एकदम दिमाग में बैठाओ भाई, फ्लक्स मतलब काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या एक्चुअली बोल सकते हो नेट नंबर ऑफ काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि कितनी लाइंस हैं जो सरफेस को पार कर रही हैं। अगर जितनी एंटर की उतनी बाहर निकल गई तो फ्लक्स 0 होगा हमेशा 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 हमेशा। लेकिन अगर केवल फ्लक्स बाहर ही निकल रहा है, वैसे केसेस खूब पढ़ेंगे अभी,
अभी क्या हो सकता है, इस लेक्चर में कुछ पढ़ेंगे, कुछ अगले लेक्चर पढ़ेंगे, और सारी लाइंस केवल इंटर कर रही हैं। अगर केवल इंटर कर रही हैं, देखो सुनो, अगर केवल इलेक्ट्रिक लाइंस इंटर की ऐसे 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 ऐसे, बताओ एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है कि नहीं? ऐसे 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 ऐसे, तो बताओ ये एंगल हमेशा मोर देन 90 बन रहा है कि नहीं? बोले हाँ सर मोर देन 90 बन रहा है, तो फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होगा कि नहीं? सिमिलर तरीके से अगर इलेक्ट्रिक लाइंस केवल बाहर निकल रही होंगी तो फ्लक्स हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है? तो फ्लक्स को ना जितनी भी चीजें आ जाएं, चाहे जितनी भी नई चीजें आ जाएं, एकदम दिमाग में बैठा के रखो, बेसिक यही है कि फ्लक्स के लिए ना सिर्फ लाइंस को देखो। अब ना गॉसेस लॉ में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को विजुअलाइज हो गया कि अरे सर ये तो ऐसे ही हो रहा है, तो उससे वो क्वेश्चन बन ही जाएगा एकदम आराम से। लेकिन अगर किसी बच्चे को विजुअलाइज नहीं हुआ तो वो उसके लिए बहुत टफ होता जाएगा। तो थोड़ा बहुत ना 3D में सोचने की आदत डालो अभी। तो यहाँ हम लोग क्या देखें भाई, जितनी लाइन्स इंटर की उतनी लाइन्स बाहर निकल गई, तो जो आउटसाइड चार्ज है उसकी वजह से फ्लक्स 0 आया कि नहीं? बात समझ में आ रही है? लेकिन सोचो अगर मान लो कि यही चार्ज इसमें हम अंदर रख देते, पॉजिटिव चार्ज होता, तो सब लाइंस केवल बाहर ही निकलती कि नहीं? तो अगर हम सरफेस देखो ना, सरफेस, तो उस सरफेस इलेक्ट्रिक लाइंस केवल बाहर निकल रही हैं कि नहीं? तो फ्लक्स पक्के से क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये सब बातें हैं भाई। ठीक है, धीरे धीरे खूब अच्छे सीखेंगे, बट फिलहाल इतना समझ लो ये गॉसेस लॉ बस यही बता रहा है, और हम लोग को लॉजिक से समझ में भी आ रहा है कि फ्लक्स केवल इनसाइड चार्ज पर डिपेंड करेगा। आउटसाइड चार्ज अगर कुछ है तो उसकी वजह से फ्लक्स कभी भी नहीं आएगा। तो बताओ ये Q1 की वजह से फ्लक्स कितना आएगा? 0। भाई इसको मान लेते हैं हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ रही है बात? फिर ध्यान देते हैं। अब थोड़ी बहुत कहानी क्लियर हो रही होगी। फ्लक्स ड्यू टू Q2 ध्यान देते हैं। भाई ये बताओ इस Q2 की वजह से भी यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं? मान लेते हैं कि वो वैल्यू कितनी है? E2 वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्या इसकी वजह से फ्लक्स आएगा? बोले डिपेंड करता है क्या ये इनसाइड चार्ज है? बोले हाँ सर सरफेस के अंदर तो है। अगर सरफेस के अंदर तो है तो निश्चित तौर पर ये कितना आ जाएगा? Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्लक्स गॉस लॉ के थ्रू क्या हम लोग सीखे कि वो होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ हो गया। अच्छा फ्लक्स ड्यू टू Q3 अगर हम लोग ध्यान दें, फ्लक्स ड्यू टू Q3, सुनना क्या है भाई? फ्लक्स ड्यू टू Q3, इसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लेते हैं कि वो बेचारा है E3 वेक्टर डॉट ds वेक्टर। सही है क्या? अच्छा कैसा चार्ज? इनसाइड चार्ज, आउटसाइड चार्ज? इनसाइड चार्ज। कैसा साइन? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। चार्ज को विद साइन रखना है, Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, एक और भाई फ्लक्स ड्यू टू Q4। अगर हम इस पर ध्यान दें, ये बताओ इसकी वजह से भी यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं? हम उसको मान ले रहे हैं कितना? E4 वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये ds क्यों नहीं बदल रहा है? इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि हर बार है तो वही ना एलिमेंट, किसी और एलिमेंट को तो ले नहीं रहे हम लोग। अच्छा इक्वल, क्या Q4 चार्ज इनसाइड चार्ज है? बोले हाँ सर। तो Q4 चार्ज इनसाइड चार्ज है तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी सबको नहीं लिख रहे हैं फॉर्मूले में यहाँ 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 यहाँ, क्योंकि सिर्फ Q1 Q2 Q3 और Q4 की वजह से अलग अलग बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये यहाँ दिख रहा है लगभग। फ्लक्स ड्यू टू Q5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? E5, क्योंकि इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा वहां पे, डॉट ds वेक्टर इक्वल Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो गया कि नहीं ये? और ये हो जाएगा हम लोग का क्या? इक्वेशन नंबर 5। कहानी समझ में आ रही? बोले हाँ सर ठीक है। अच्छा अब क्या किया जाए? बोले एक और बचा है सर, Q6। कहाँ लिखा? यहाँ लिख लेते हैं, फ्लक्स ड्यू टू Q6। बताओ इसकी वजह से भी यहाँ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं? क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। बोले हाँ सर है। यहाँ लिख लेंगे E6 वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है? E6 वेक्टर। अच्छा अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ये बताओ भाई आउटसाइड चार्ज हो गया तो उसकी वजह से फ्लक्स आएगा ही नहीं, तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर क्या मान लिए? 6 मान लिए। ये पूरी बात समझ में आ रही है? तो भाई फ्लक्स नेट के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले सर सबको सम करना पड़ेगा, सबका सम। ध्यान दो तो एक बार, बारी बारी बात करते हैं ना। अगर हम सबका सम करते, पहले इस वाले को सम करते, इस वाले को अगर हम इसको सम करेंगे, तुम ध्यान दो एक बार, हर जगह ds वेक्टर का मल्टीप्लाई है कि नहीं? देखो हम एक बार लिखते हैं ना, ये हटा देते, इधर वाला फिगर हटा देते हैं।
देखना सबका सम कर देते हैं भाई। देखो नेट फ्लक्स की बात करते हैं, सबका सम करो। अगर हम सबका सम करेंगे देखना क्या लिखेंगे, E1 वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। सबका सम करना है। अभी फिलहाल केवल इसी की बात कर रहे हैं ना। देखना अगर हम लोग बहुत सही से देख पा रहे हैं इसको तो हम लिख सकते हैं E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डॉट 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 E6 वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा ये क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 सबकी वजह से है। और यहाँ पे डॉट क्या है? ds वेक्टर, ठीक है, इक्वल। थोड़ा इधर ध्यान देते हैं एक बार भाई। देखो सब में एप्सिलॉन नॉट है तो 1/एप्सिलॉन सबका कॉमन ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट सबका कॉमन। इस वाले का जीरो तो कोई मतलब ही नहीं, खत्म। Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 और प्लस Q5, ये बात समझ में आ रही है क्या? बोले हाँ सर ये तो सही है, तो ये हो जाएगा Q4 प्लस Q5, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा हम लोग समझते हैं ना। देखो ध्यान से, जो फ्लक्स नेट का फॉर्मूला था उस पर सोचो। फ्लक्स नेट का भी एकदम सुंदर सा फॉर्मूला आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लिखा हुआ है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना। और यहाँ पे क्या बना देते हैं? यहाँ पे बना देते हैं गोला, ऐसे सर्कल। समझते हैं, सबको समझते हैं ध्यान से ना। पहले समझते हैं इसको। ये Q इन अभी एकदम ढंग से क्लियर हो चुका है। Q इन बता रहा है इनसाइड चार्ज को जो उस 3D बॉडी के अंदर होगा। देखो ध्यान से फिगर में, फिगर तो मैं मिटा दिए हैं। जो Q1 और Q6 था वो स्फीयर के बाहर था। कौन कौन अंदर था? Q2, Q3, Q4, Q5। देखो, और इनसाइड चार्ज हमारा यही है ही। ये जो Q इन है वो है Q2, Q3, Q4 और Q5। ये बात समझ में आ रही है? तो इनसाइड चार्ज तो पहले से ही क्लियर हो चुका है हम लोग को। मेन कंफ्यूजन कहाँ है वो हम जिसके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बोल दिए थे इसको। ये है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू क्या बताओ? इनसाइड चार्ज, आउटसाइड चार्ज और बोथ। सोच के बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? इनसाइड चार्ज की वजह से, आउटसाइड चार्ज की वजह से, कि पूरे की वजह से? तो ये तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ भाई, ये जो हम E लिखे हैं वो तो उन सबका सम है कि नहीं? इसका मतलब ये जो है ड्यू टू इनसाइड एंड आउटसाइड, ये नोट करो अच्छे से, आउटसाइड चार्ज बोथ। वेरी इंपॉर्टेंट बात भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इनसाइड चार्ज आउटसाइड चार्ज दोनों की वजह से है। समझ में आ रही है कहानी? बोले अच्छा सर, अब जाके हम लोग को ये बात पूरी समझ में आ गई। और अब इस चीज को बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। एक छोटी सी बात सिखाने के लिए हम पूरा बड़ा सा प्रूफ करा दिए हैं। देखो फ्लक्स निकालने के ना पूरे जीवन में, चाहे किसी बुक में चाहे कहीं पे भी अगर पूछा जा रहा है तो ये दो ही फॉर्मूले हैं, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक और बात कि सर ये गोला गोला क्या बना दिए हैं? ये बता रहे हैं ना, अगर इंटीग्रेशन के साथ ऐसा वाला गोला बना है तो ये गोला हम लोगों को ये बता रहा है कि हमको क्लोज सरफेस मिला होगा पक्का, ठीक है, और उस क्लोज सरफेस का पूरे का इंटीग्रेशन करना है। जैसे हम समझाते हैं एक बार। जैसे अगर हम बोले, मान लेना ना कि जैसे हम बोले कि हमारे पास एक क्या है, ये मान लो एक डिस्क है। डिस्क एक डिस्क किससे बनता है? छोटे कई सारे रिंग से बनता है कि नहीं, जिनका रेडियस बढ़ता जा रहा हो। तो हम लोग एक छोटा सा डिस्क, छोटा सा रिंग मान के इंटीग्रेशन करते थे कि नहीं? लेकिन ऐसे में केवल ऐसा इंटीग्रेशन बनाते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन के साथ गोला तब बना देते हैं ना जब कोई 3D बॉडी हो और उस पूरी 3D बॉडी पे हमको क्या करना हो? इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है। इसका मतलब कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज इंटीग्रल ऑफ होल 3D बॉडी, ठीक है। कि अगर कोई 3D बॉडी है
और उस 3D पूरी बॉडी का हमको अगर पूरा इंटीग्रेशन करना है, मतलब पूरी बॉडी को कवर करना है, तो उस इंटीग्रेशन को दिखाने का एक अलग तरीका है। ऐसे करके ऐसा गोला बना देते हैं। गोला मतलब तुमको समझ जाओ, एकदम रट लो इस बात को कि अगर ऐसा कभी भी दिख गया तो समझ जाए कि अच्छा पक्का कोई 3D बॉडी होगी और उस पूरी 3D बॉडी का क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स हैं, क्लियर रखो। ये क्यू इन इनसाइड चार्ज को बता रहा होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ चार्ज की वजह से होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम लोग को जो फ्लक्स की कहानी है ना वो एकदम ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। आज का लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, छोटा सा प्यारा सा लेक्चर रहेगा जिसमें हम लोग छोटे छोटे खूब ढेर सारे क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हम लोग को थोड़ी गॉस लॉ की फील आ जाए कि भाई गॉस लॉ लगा कैसे रहे हैं और ये हमारे फ्लक्स कैलकुलेशन को कितना ज्यादा इजी कर सकता है। ठीक है, सुनना। चलो बताओ एक क्वेश्चन, सुनना ध्यान से। भाई मान लेते हैं कि डिग 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 डिग, ऐसे गड्ढा मत काउंट करना। अरे सर 1 गड्ढा 2 गड्ढा 3 गड्ढा 4 गड्ढा आप गड्ढा है, चलिए हम भी गड्ढा गड्ढा बनाएंगे। अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, रैंडम सरफेस है ना, पता चला गड्ढा काउंट करें, रुके सर जूम कर लेते हैं, 1 गड्ढा 2 गड्ढा, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि 3 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और ये है हमारे पास 5.85 माइक्रोकूलम और एक और है हमारे पास। अगर दिख नहीं रहा तो ध्यान से आवाज पे सुनो। पहला है 3 माइक्रोकूलम, दूसरा है 2 माइक्रोकूलम, तीसरा है 5.85 माइक्रोकूलम और थर्ड है हमारे पास -2 माइक्रोकूलम। पूछा जा रहा है फाइंड नेट फ्लक्स। चलो, नेट फ्लक्स थ्रू होल सरफेस। अब समझना है भाई, हम लोग के पास फ्लक्स निकालने के टोटल 2 फॉर्मूले हैं। कब कौन सा आसान पड़ेगा वो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग को समझ में आता जाएगा कि कब हम लोग क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लगा लें, आसानी से आ जाएगा। कब हम लोग ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर कर लें, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो रोको 2 मिनट के लिए, ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनो ध्यान से भाई, सॉल्यूशन पे आते हैं कि अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला एकदम आसान, चार्ज दिख रहा है तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट लगा लेते हैं। चार्जेस को साइन के साथ रख लेते हैं, 3 2 5, 5 में से 2 गया, 2 टूट गया, 3 बचा, 3 और ये ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -6। क्यों? क्योंकि ये तो माइक्रोकूलम में था ना भाई। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। क्या यूनिट था? यूनिट था कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही कुछ था क्या? कूलम से कूलम उड़ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर, तो यहां से क्या आएगा आंसर? यहां से आंसर आ जाएगा 8.85 तो कट गया ना, 10 टू द पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। खत्म, नोट कर लो। बहुत आसान क्वेश्चन भाई, छोटा मोटा क्वेश्चन, फटाफट कर लो। कर चुके हैं क्या? देखो सुनना ध्यान से भाई, एक आधा और करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई कैपिटल क्यू चार्ज है। ठीक है, इससे r हाइट पर एक स्फीयर रखा हुआ है जिसका रेडियस दिया हुआ है r। एक मिनट, गड़बड़ हो गया, ये s ट्यू 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 ट्यू, ये है हमारे पास क्या? ये हमारे पास r डिस्टेंस पर एक कैपिटल क्यू चार्ज है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये जो सरफेस सुना ध्यान से, ये सरफेस ना यहां से बंद है, ये यहां से बंद है। ठीक है, अब बताओ ऐसा कितना आंसर आएगा? हम बता दें कैसा क्वेश्चन है। ऐसा समझ लो कि कुछ इस टाइप का है कि फुटबॉल है, फुटबॉल नहीं क्रिकेट की बॉल मान लो, क्रिकेट की बॉल है छोटी सी, उसको से बीच से काटे और नीचे वाले सरफेस को रबड़ से चिपका के बंद कर दिए। ठीक है, ऊपर भी बंद नीचे भी बंद, और उससे कुछ नीचे क्यू चार्ज रखा हुआ है। पूछा जा रहा है फाइंड नेट फ्लक्स। चलो रोको 2 मिनट के लिए वीडियो, ट्राई कर लो एक बार। कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनना ध्यान से। बोले सॉल्यूशन पे आते हैं सर। कह रहे सर क्या बात कर रहे हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला अभी सीखे हैं, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं है, सबके सब जो चार्ज है सबके सबका एक ही चार्ज ही है। वो चार्ज कैसे रखा हुआ? बोले बाहर रखा हुआ है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करेंगी एग्जैक्टली उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल जाएंगी।
जो इंटर नहीं करेगा वो बाहर भी नहीं निकल रहा है। मतलब अगर 1 2 3 4 5 लाइन इंटर की तो 5 लाइन बाहर भी निकल गई। इसका मतलब कि नेट फ्लक्स 0, क्योंकि इनसाइड चार्ज क्या है, 0 है। खत्म खत्म, आसानी से हो गया भाई, नोट कर लो इसको। अब सुनना, नेक्स्ट एक और करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। स्पीड थोड़ी तेज है क्योंकि क्वेश्चन बेसिक सा चल रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक हमारे पास फिर से हेमिस्फेयर है, नीचे से बंद है, लेकिन अब की बार चार्ज मौका पा चुका है और अंदर घुस चुका है, ठीक है, अंदर है चार्ज। अब बताओ, नीचे से पैक, वही क्रिकेट की बॉल, नीचे से भी बंद ऊपर से भी बंद है। अब बताना नेट फ्लक्स कितना, बताओ। रोको 1 मिनट के लिए वीडियो, 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा। कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनना ध्यान से। बोले सर क्या बात कर रहे हैं आप, फ्लक्स का फॉर्मूला Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड चार्ज कितना है, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन, खत्म, ये आएगा आंसर। बोलो भाई इनसाइड चार्ज कितना है, तो पूरा अंदर ही चला गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल बाहर निकलेंगी अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं तो, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होगी तो सबके सब क्या करेंगे, इंटर कर जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं लिखा है इसलिए हम लोग पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। तो जो फ्लक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कर लिए क्या, बस आगे बढ़ रहे हैं। देखो सुनना, फिर नेक्स्ट आते हैं भाई। अब मान लो कि फिर गुस्सा आ गया सरफेस को, सरफेस वाला कह रहे भैया अंदर कहाँ चले आए तुम, बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। मान लो कि उस चार्ज को बाहर भगाया, लेकिन चार्ज भी एकदम जिद्दी है। चार्ज बोला कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, और मान लो कि जो चार्ज है वो वहीं पड़ा रहा। कहाँ पड़ा रहा, बोले वो उसके सरफेस पर पड़ा रहा, सरफेस पर। ध्यान दो इस बात पे। अब अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएं, दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे भाई। रेडियस कितना, बोले वही रेडियस कैपिटल R, और यहाँ पे हम लोग चार्ज रख दिए कितना, कैपिटल Q। अच्छा अब सुनना भाई, क्या है हमारे पास एक हेमिस्फेयर टाइप का है, वही आपस क्रिकेट की गेंद, नीचे से पैक, ठीक है। लेकिन जहाँ पैक है ना उसी एकदम बीच में, एकदम जस्ट बीच में, वहाँ पे क्या रख गया है, Q चार्ज रखा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि बताओ अब इस वाले सरफेस से, इस वाले पार्ट से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। रुको वीडियो, 2 मिनट के लिए वीडियो रोक के पहले सोच लो, अच्छे से ट्राई कर लो एक बार। कर लिए क्या ट्राई, लेकिन सुनना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बेहतर दिमाग लगाएंगे अब हम लोग। बोले सर रुकिए सर, रुकिए रुकिए रुकिए, सोचा जाए कि सर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सोचते हैं ना। देखना भाई जितनी लाइंस यहाँ निकल रही हैं ऐसे, वो सब की सब इंटर नहीं की थी, केवल बाहर निकल रही। देखो ना भाई, देखो अगर एक पतला सरफेस बना दिया और Q चार्ज रखे तो आधी लाइंस उस स्फीयर में इंटर करेंगी और आधी लाइंस जो होंगी वो नीचे से निकल जाएंगी, नीचे से ऐसे ऐसे, एग्जैक्टली हाफ और हाफ में बढ़ जाएगी कहानी। देखो भाई Q चार्ज को अगर हम रख दिए यहाँ पे ऐसे, ऊपर है स्फीयर, तो जितनी लाइंस यहाँ से निकलेंगी वो सब स्फीयर के इस वाले पोर्शन को क्रॉस कर देंगी, ठीक है। लेकिन जो लाइंस नीचे से निकलेंगी वो तो ना स्फीयर में इंटर किया है और ना ही बाहर निकल रहा है, तो ऊपर वाला ऊपर और बाकी नीचे वाला नीचे चलता चला जाएगा। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बताओ इस Q चार्ज से टोटल कितना फ्लक्स निकल सकता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर केवल इस स्फीयर वाले से, इस हेमिस्फीयर से आधा इंटर कर रहा है, मतलब आधा बाहर निकल रहा है, तो निश्चित तौर पे जो फ्लक्स होगा वो डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो अगर हम लोग फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर बोले, हेमिस्फीयर, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Q कैपिटल है, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ रही है, तो बस ये इस तरीके से हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं भाई। चलो देखो एक और अच्छे क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, सुनना भाई। मान लेते हैं कि हम लोगों के पास एक क्यूब बना हुआ है, ऐसे सुंदर सा क्यूब, देखना तो क्यूब क्यूब
ये क्यूब में ना बहुत टाइम लग जा रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा टेढ़ा हो गया है क्या ये? ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। मान लो ये ऐसा क्यूब बना दिया। अब इस क्यूब के एकदम सेंटर पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया है। क्वेश्चन है फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब। क्या रे सर, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? चलो भाई 30 सेकंड के लिए वीडियो रोको, सॉल्व कर लो फटाफट एकदम। बताओ कितना आ रहा है? इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना आएगा? क्यूब की साइड दे दी गई है, साइड जो है साइड स्मॉल ए है, क्यूब ऑफ साइड स्मॉल ए। चलो बताओ ध्यान से कितना आएगा। देखो सुनना ध्यान से। बोले सर अच्छा फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब बोला जा रहा है, क्यूब ऑफ साइड ए है। अच्छा ठीक है, करते हैं भाई। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही था कि नहीं था? अगर हम लोग इनसाइड चार्ज पे देखें तो इनसाइड चार्ज कितना है? क्यू। खत्म। फ्लक्स कितना आ जाएगा? क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई ये तो हम लोग पहले से शुरुआत में आते लेक्चर में हम करा दिए थे कि अगर कोई क्यू चार्ज किसी भी रैंडम सरफेस के अंदर कहीं भी रखा हो तो उस रैंडम सरफेस के थ्रू, पूरे उस रैंडम सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? क्यूब एप्सिलॉन नॉट तो आएगा। बस खत्म, हो गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड नेट, एक फिगर वही है, ठीक है। फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू एनी वन साइड ऑफ द क्यूब। किसी एक साइड से पूछ रहे हैं। फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू एनी वन साइड ऑफ द क्यूब। चलो अब बताओ कितना आएगा। रोको वीडियो, ट्राई कर लो तो एक बार। रोको वीडियो 2 मिनट के लिए रोको, 2 मिनट में हो जाएगा भाई। कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनना ध्यान से। बोले सर एक बात सोचो भाई, अगर कोई क्यूब है, ध्यान इमेजिन करो क्लासरूम में ना, मतलब अपने जहां तुम बैठे हो, अपने घर बैठे हो या अपने किसी रूम में बैठे हो, उसमें इमेजिन करो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल फेस होंगे कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। क्यू चार्ज एकदम बीच में रखा हुआ है। इससे ना इलेक्ट्रिक फील्ड से रैंडमली निकालो, सिमेट्रिकली ऐसे पूरा। अगर हम लोग बहुत सही सिमेट्री से सोच रहे होंगे तो जितनी लाइंस इस सरफेस से निकलेंगी एग्जैक्टली उतनी लाइन इस सरफेस से भी निकलेंगी, एग्जैक्टली उतनी ही लाइन इस सरफेस से भी निकलेंगी, एग्जैक्टली उतनी ही लाइन इस सरफेस से भी निकलेंगी, एग्जैक्टली उतनी ही लाइन इस सरफेस से भी निकलेंगी जो बाहर वाला है, एग्जैक्टली उतनी ही लाइन इस सरफेस से भी निकलेंगी जो जस्ट पीछे वाला है। एकदम इक्वली बढ़ जाएगा भाई। क्यू चार्ज है 1 2 3 4 5 ऐसे है। अगर ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकली तो सब सरफेस पे इक्वली स्ट्राइक करेंगे कि नहीं नंबर ऑफ लाइंस। तो अगर हम बात करें तो भाई टोटल फ्लक्स कितना आया था? टोटल फ्लक्स तो सर जो टोटल फ्लक्स था वो था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो टोटल फ्लक्स है वो 6 साइड्स में बढ़ गया कि नहीं? 6 साइड्स, 6 साइड्स में बढ़ गया। तो अगर 6 साइड में इतना फ्लक्स आ रहा है, कितना? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम लोग किसी एक साइड की बात करें कि भैया किसी एक साइड या किसी एक फेज या किसी एक सरफेस की बात कर रहे हैं, अगर ऐसे कंफ्यूज होता है, साइड बोल रहे हैं, साइड मतलब ये सरफेस, ठीक है। तो एक साइड से कितना? तो बोले डिवाइड कर देंगे सर, तो कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ये इस तरीके से नोट कर लो भाई, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। एक आध और कर लेते हैं सुनने समझने के लिए, ध्यान देना। मान लेते हैं कि देखो हम लोग पास ऐसा क्यूब बना हुआ है, उसी को दोबारा बना दे रहे हैं। यस ठीक है। अगेन वही क्यूब ऑफ साइड स्मॉल ए, ठीक है। फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू शेडेड पोर्शन। एक पोर्शन अब हम शेड करने वाले हैं,
उस शेडेड पोर्शन से बताना है कि फ्लक्स कितना आ रहा होगा। ध्यान देना ना, चलो बताओ, ये जो पोर्शन शेड किए हुए हैं इस शेडेड पोर्शन के थ्रू नेट फ्लक्स कितना है। अगर रोको वीडियो, एक्चुअली में ना 2-3 मिनट में हो जाएगा, तो 2 मिनट के लिए वीडियो रोको, ट्राई करो तो एक बार दिमाग लगाना। अरे वही भाई, अरे पता चला क्यू चार्ज ही गायब कर दिए, ये है क्यू चार्ज। चलो 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 चलो, सोचो सोचो ध्यान से, सोच समझ लिए हैं क्या? देखो दिमाग लगाते हैं भाई, वापस वही बात, इस पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये पूरे क्यूब में टोटल कितने साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। उन 6 साइड्स में तो एक साइड में कितना, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देना ना, अब हम मान लो इसी साइड को पकड़ लिए कि भाई इस पूरे साइड से इतना फ्लक्स निकला, और अगर हम ऐसे ऐसे लाइन डायगोनली ड्रॉ किए हुए हैं, ये पक्के से स्क्वायर होगा कि नहीं? होगा ही होगा, क्योंकि क्यूब है। तो अगर हम ऐसे ऐसे डायगोनल ड्रॉ किए हुए हैं तो निश्चित तौर पर ये डायगोनल्स इस स्क्वायर सीट को, इस स्क्वायर फेस को टोटल 4 पार्ट में तोड़ दिए होंगे कि नहीं? तो वो जो एक साइड है ना, वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। और भाई टोटल 4 पार्ट कितने को कंटेन कर रहे हैं? Q/6 एप्सिलॉन नॉट को। तो निश्चित तौर पर जो 1 पार्ट होगा इसका, वो कितने को कंटेन कर रहा होगा, कितने लाइंस उससे पास हो रही होंगी? Q/24 एप्सिलॉन नॉट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या कराएं? सबसे पहले हम बताएं कि टोटल क्यूब से कितना निकलेगा, Q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर किसी एक फेस से कितना निकलेगा, बोले 6 में है सिमेट्रिकली बढ़ गया, तो एक फेस से कितना आ जाएगा, एक साइड से कितना आ जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। फिर हम उस साइड को टोटल 4 पोर्शन में तोड़ दिए, तो किसी एक शेडेड पोर्शन से, भाई ऑपोजिट सी बात है ना कि इससे निकल रहा होगा तो यहाँ भी सिमेट्रिकली ही बटेगा, तो फिर हम उसको 4 पार्ट में तोड़ दिए, तो एक पार्ट से कितना आ जाएगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है? तो बस ये इस तरीके से नोट कर लो इसको। अब हम 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, उसको घर से ट्राई करना ना। अच्छा ये याद रखना, मतलब ट्राई कर लेना, घर से क्या, घर पे तो है ही। ओहो बहुत गड़बड़ गड़बड़ बोल दे रहे हैं हम, तो उसको ट्राई कर लेना। देखो अब हम कोशिश ये करेंगे ना कि अब हम हर क्लास में होमवर्क दे के जाएं, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस तुम लोग भी करते रहो, ये बेहतर रहेगा। और वो जो भी हम दे के जाएंगे उसको आते ही अगले वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। वापस वही बात भाई कि हम लोगों के पास एक छोटू सा क्यूब दिया हुआ है। अगेन वैसी ही कहानी चालू करते हैं, क्यूब क्यूब क्यूब, ये है क्यूब ऐसे, ठीक है। अच्छा एक और क्यूब ले आते हैं, छोटू सा एक और क्यूब, ठीक है। अच्छा भाई लेके आ गए एक और क्यूब, ये रहा। ये देखो, ठीक है। क्या किया है ना, जो ये एक क्यूब है उसके ना ये वाला जो फेस है, इस सरफेस के या फेस के इस सेंटर पर क्यू चार्ज रख दिया गया है, ठीक है। जो एक सरफेस है उसके सेंटर पर, सरफेस के, क्यूब के सेंटर नहीं, सरफेस के सेंटर पर क्यू चार्ज रखा गया है। और यहाँ पे क्या किया गया है ना कि जो क्यूब है उसके एक एज पर, किनारे पर, एज नहीं इसको बोलना, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोल देते हैं, ठीक है। कि एक वर्टेक्स पर एक क्यू चार्ज रख दिया गया, एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज रख दिया गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और वो फेस के सेंटर रखा गया है। दोनों के केस में पूछा जा रहा है कि भाई फर्स्ट है ये है सेकंड केस। हम लोग को बताना है कि भाई फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा, कि उस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, ठीक है। तो चलो बस करते हैं आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ये दोनों ट्राई कर लेना। अगर सॉल्यूशन हो जाएगा तो फिर हमको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, बाकी हम अगले वीडियो में आके इसको तो डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।